हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 318 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 319 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। शिलालेखों एवं सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है, चर्चा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा, मेरे से कई बार निकल रहा है, क्या बात है। उत्तर आपने लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण करने के लिए स्रोतों को मुख्यतः दो मुख्य स्रोत में वर्गीकृत किया जाता है। पहला साहित्यिक, साहित्यिक ऐसे नहीं लिखना है, साहित्यिक स्रोत, एवं दूसरा पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शिलालेख व सिक्के आते हैं। शिलालेख से इतिहास लेखन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि उत्कीर्ण लेख एक समकालीन लेख होता है, इसलिए वह क्षेपकों से युक्त होता है। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख सम्राट अशोक के काल के हैं। इस शिलालेख से मौर्य साम्राज्य के सीमाओं का निर्धारण संभव हो सका। वैदेशिक संबंध विदेशी राज्यों चोल चेर पार के बारे में सूचना प्राप्त हुई। आज आप इतनी गंदी राइटिंग क्यों लिखे हो। शिलालेखों से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय यूनानी क्षत्रप और कुषाण शासकों ने 2 अथवा 3 शताब्दियों में भारतीय नाम एवं परंपरा को अपना लिया। यह भी पता चलता है कि ये भी सामाजिक व धार्मिक कल्याण का, अब ये क्या लिखा है, काम करते थे। एवं इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण लेख जो समुद्रगुप्त के वीरता का एकमात्र प्रमाण है। देखिए, मैं ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पढ़ने में ऐसी दिक्कत आ रही, तो इसलिए ऐसी टोन निकल रही है, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना। सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। सबसे पहले के सिक्के, जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उनके केवल प्रतीक अंकित हैं। भारत यूनानी सिक्के की मात्रा बड़ी मात्रा में प्राप्त हैं, में भी अधिकतर चांदी व तांबे के हैं। इन सिक्कों से ही सब पार्थियन राजाओं का पता चलता है, जिनके बारे में अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती। कनिष्क के सिक्के से स्पष्ट होता है कि वह धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। साहित्यिक गलत लिखा है, छोटी की मात्रा आएगी। साहित्यिक स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। अधिकांश भारतीय साहित्य, ये क्या लिखा है, अधिकांश भारतीय साहित्य स्वप्न, अधिकांश भारतीय, पता नहीं भाई क्या लिखा है। अधिकांश भारतीय स्वप्न है, धार्मिक है, जिनमें घटनाओं व राजाओं की कोई निश्चित ऐसे नहीं लिखना है, सा इधर आएगा तब इधर वो होगा। यही तिथियां नहीं, ये क्या लिख दिया भाई आपने, कोई तिथियां, हद है। विशेष तौर पर बौद्ध जैन साहित्य द्वारा अपने सिद्धांतों का औचित्य सिद्ध करने के लिए विरूपित किया गया है। उदाहरण के लिए बाणभट्ट द्वारा ऐसे लिखा जाएगा, हर्षवर्धन के काल का बहुत जल्दी में आपने लिखा है भाई। उपरोक्त परिस्थिति में शिलालेख व मुद्रा शास्त्र जैसी राजाओं शाखाओं का होना महत्व, अतः फिर भी पुरातात्विक स्रोतों से अभी और इस खोज विश्लेषण भी आवश्यकता है। देखिए, आपने ना उत्तर नहीं लिखा है सही से। आपने क्या किया ना, केवल पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शिलालेखों को बता दिया, उसमें आपने मॉडर्न टाइम पीरियड को बता दिया और एक भाग में सिक्कों को बता दिया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इनकोड करना पड़ेगा। टफ प्रश्न है। टफ का मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं कर सकता। आप में से जिन लोगों ने एंशिएंट इंडिया ऑप्शनल की हमारी पहली क्लास देखी होगी, तो वहाँ पर हमने वास्तव में इन चीज़ों को करा दिया है, शिलालेख व सिक्कों की सहायता के लिए, ठीक है। बाकी हम जीएस की भी क्लास शुरू करेंगे बहुत जल्द, तो वहाँ पे भी हम कवर कराएंगे। बट यहाँ पे देख लेते हैं आखिरकार इस क्वेश्चन को लिखना कैसे चाहिए था।
तो प्रश्न आप पहले सबसे पहले पढ़ा करिए कि आखिर का प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा। प्रश्न हमसे कह रहा है कि शिलालेखों एवं सिक्कों की सहायता के बिना, ध्यान देना, के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है, चर्चा कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हिस्ट्री एंशिएंट पे पूछा गया है। समझना है यहाँ पे, पूरा का पूरा हिस्ट्री एंशिएंट पे पूछा गया है, जबकि ये क्वेश्चन किस चीज़ पे है, क्या कह रहा है? प्री इंग्लिश अगर आप इसकी देखेंगे तो इंग्लिश में आपको मिलेगा प्री इंडियन हिस्ट्री। ठीक है ना, प्री इंडियन हिस्ट्री। प्री इंडियन हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है। समझ रहे? अब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा। कहना ये चाह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारी है, हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो 3 भागों में पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। क्लियर? प्रागैतिहासिक में क्या आता है? पुरापाषाण आता है, मध्यपाषाण आता है और नवपाषाण आता है। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक में आप हड़प्पा और ताम्रपाषाण संस्कृतियों को पढ़ते हैं, ऐतिहासिक में आप मॉडर्न टाइम पीरियड को पढ़ते हैं। इतनी बातें आप समझ गए। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा पूर्वकालीन भारतीय इतिहास। पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का मतलब ये वाला इतिहास। ठीक है, इसका नहीं कह रहा, क्योंकि इसमें आपको साहित्यिक स्रोत भी आगे मिल जाएंगे। बस इसका और इसका ट्रांजिशन फेज के बारे में क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे भी वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? कहना ये चाह रहा है कि साहब अगर शिलालेख ना होते, अगर सिक्के ना मिले होते तो हम उस काल के इतिहास को डिफाइन नहीं कर सकते। समझ रहे? तो आपको ये समझना है प्रश्न के बारे में कि उस समय के मिले जो पंचमार्क और जो आहत सिक्के थे, उस समय के मिले जो शिलालेख थे, शिलालेख का मतलब जो पत्थर में आकृतियां बनी हुई थी, जैसे भीमबेटका की चित्रकला वगैरह, ठीक है, उनमें जो चीज़ें दी हैं उससे हमने इतिहास को समझने की कोशिश की, इतिहास को लिपिबद्ध करने की कोशिश की। तो क्या केवल यही एक महत्वपूर्ण है, या इसके जब हमने इनका उपयोग कर लिया तो इनसे हमें क्लियर हो गया कि वास्तव में उस समय का काल क्रम या उस समय का इतिहास ऐसा ही रहा होगा? तो ऐसा भी नहीं है, उनकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार होता है शिलालेख और सिक्के उस समय के सामाजिक जीवन को काफ़ी अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। समझ रहे? तो ये बातें यहाँ पे आपको बतानी है। और जब आप ये बातें बता देंगे तो बताते हुए फिर आप आएंगे हड़प्पा में, तब आप बताते हुए आएंगे अशोक के टाइम पीरियड में, और फिर आप निष्कर्ष के रूप में देते चले जाएंगे। समझ रहे? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डिटेल में जानकारी लेना चाहता है आपसे शिलालेखों और सिक्कों की, और जो ही आपने ये बता दिया फिर आप निष्कर्ष तक जाते जाते बता दीजिएगा कि इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। सीमा का मतलब क्या है कि जो शिलालेख हैं या जो सिक्के हैं वो उस समय की तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक और आम जनजीवन के बारे में उतना विस्तृत वर्णन नहीं देते जो कि साहित्यिक स्रोतों से हमें मिल जाता है, और साहित्यिक स्रोतों में भी निष्पक्ष इतिहास हमें कई बार विदेशी स्रोतों से भी प्राप्त होता है। सिंपल सा मतलब ये है, ये यही कहना चाह रहा है इस हिस्टोरियन लिखने वाले ने कि एक ग्रुप है जो शिलालेख और सिक्कों की बात करता है, दूसरा ग्रुप है जो साहित्य की बात करता है। सिक्के और शिलालेख वाले ने कहा कि हमारे बिना तुम्हारा इतिहास अधूरा है। इसकी जब बात आती है तो ये कहता है कि हमारे बिना तुम्हारा इतिहास अधूरा है। लेकिन हमारी जब बात आएगी, जब हम लिखेंगे तो हम कहेंगे साहब आप दोनों के बिना इतिहास अधूरा है। मतलब एक तरीके से आप समझ जाओ कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं और जो साहित्यिक स्रोत हैं वो एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमिका हैं या पति और पत्नी हैं। तो अगर एक गृहस्थ जीवन सही से सुचारू रूप से संचालित करना है तो पति और पत्नी का सहयोग होना आवश्यक है, यानी कि एक ही रथ के 2 पहियों का होना आवश्यक है, तभी जीवन की वो गाड़ी गतिमान हो पाएगी। तो निष्कर्ष में जाते जाते आप साहित्यिक स्रोतों की महत्ता को बताते हुए, उससे इंटरलिंक करते हुए, तथ्य और तथ्यात्मक जानकारी देते हुए उत्तर लिखें। समझ गए आप बात? तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे
तो आपको पता चल गया होगा कि वास्तव में हाँ इसे हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे बच्चे एक चीज़ को लेकर और कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर जब हम इसे लिखेंगे, आपने इसे कह दिया कि पूर्वकालीन भारतीय इतिहास के बारे में बात कर रहा है, प्री हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हम केवल और केवल प्रागैतिहासिक को लिखेंगे? तो आपने देखा होगा मैंने एक बात और कही है कि प्रागैतिहासिक से हम शुरू करेंगे, ठीक है, और उससे बताते हुए मॉडर्न टाइम पीरियड से बताते हुए फिर हम आगे एंशिएंट तक को कवर कर देंगे। और जो ही हमने इसको कवर कर दिया, हमारा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर करके बता दीजिए, इतनी बड़ी टाइमलाइन 20 लाख वर्ष से, और आप कहना ये चाह रहे हो कि हम 700 एडी तक की घटनाओं को कवर करें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से, तो कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल सिंपल है। आप इसको एक इतने पैरा में पूरे में कर सकते हैं, सेकेंड में आप एनालिसिस कर सकते हैं और 2 से 3 लाइन का नीचे निष्कर्ष दे सकते हैं। कैसे आप लिखेंगे? और यहाँ पे एक बात बता दूं, शिलालेख और सिक्के अलग अलग नहीं लिखने हैं, एक साथ ही लिखने हैं, ठीक है। तो आप सिंपल सा ऐसे लिखिए कि पूर्वकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए शिलालेखों और सिक्कों की अपनी एक महत्ता है। ये न केवल उस समय के तत्कालीन कलाकृतियों और आम जनजीवन को अभिव्यक्त करता है, बल्कि वहाँ की उस समय की आर्थिक व्यवस्था को भी निरूपित करता है या अभिव्यक्त करता है। चाहे भीमबेटका की गुफाओं में अंकित चित्रों की बात हो या फिर मिले हुए पंचमार्क या आहत के सिक्के हों, जिसमें न केवल पशु पक्षी के जीवन का वर्णन किया गया है, बल्कि शिकारीपन के जीवन को भी अभिव्यक्त किया गया है। यही दिशा आगे बढ़ते हुए हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, जिसमें कई प्रकार की मुद्राएं और मोहरों की प्राप्ति होती है, जो कि ये बताती हैं कि वास्तव में उस समय का जो व्यापार वाणिज्य था, जो उस समय के लोगों की जीवन शैली थी या उनके धार्मिक विश्वास थे, वो कैसे थे। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मॉडर्न टाइम पीरियड पे हमें देश के या राज्य के अलग अलग सुदूर भागों से कई प्रकार के शिलालेख प्राप्त हुए, जो वहाँ की उस समय की उसकी वैदेशिक सीमाओं को अभिव्यक्त करते हैं। हालांकि ठीक है, अब आपने ये बता दिया, हालांकि ये शिलालेख उस समय के आम जनजीवन को अभिव्यक्त करने में उतने सहायक नहीं है जितने के साहित्यिक स्रोत। ये बात अलग है कि आगे चलकर कुषाणों के सिक्के या शक सातवाहनों के सिक्कों में उस समय के उनके राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता की बात को अभिव्यक्त किया गया था, बल्कि उस समय के मौर्योत्तर टाइम पीरियड में जो ट्रेड होता था वो वास्तव में कितना उच्च था, इसकी भी जानकारी मिलती है। और इसकी पुष्टि और इसकी प्रामाणिकता हम साहित्यिक स्रोतों से कर पाते हैं, जो कि वैदेशिक हैं, जिसमें प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका हो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी हो, जस्टिन और ट्रूडो की बुक हो, ठीक है, इनको आप बता दीजिए। और जब आप इतना बता देंगे फिर आप बताएंगे नीचे जाते आते निष्कर्ष कि उपयुक्त बातों से एक बात तो स्पष्ट है, शिलालेख व सिक्के उस इतिहास के कालखंड पर प्रकाश डालते हैं जहां पर साहित्यिक स्रोतों का अभाव कभी कभी देखने को मिलता है या उनको अतिरंजित मुद्रा में पेश किया गया हो, चाहे वो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र हो, ऐसे बताइए, ठीक है। तो आप ऐसे बता देंगे। और जो ही आपने ऐसा बता दिया कि ऐसी इसकी एक अपनी सीमा थी साहित्यिक स्रोतों की, तो उसको काउंटर करने में शिलालेख व सिक्के काम कर गए। तो ही आप बता देंगे कि कई जगह पे ऐसा भी है कि जहां शिलालेख व सिक्के अनुपस्थित हैं, तो साहित्यिक स्रोतों ने उनकी महत्ता को उजागर किया, जैसे वैदिक संस्कृति। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पूर्वकालीन भारतीय इतिहास के लिए न केवल शिलालेख व सिक्कों की उपयोगिता है, बल्कि उसके साथ साथ साहित्यिक स्रोतों की भी अपनी महत्ता है। अतः इन दोनों पर अभी रिसर्च करने की आवश्यकता है तथा दोनों को पूर्वकालीन इतिहास को समझने के लिए समरूपता में लाकर पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे आपका उत्तर गणना है, समझ गए। और मैंने तो आपको पढ़ाया भी था, फिर भी आपने काफ़ी इजी ढंग से इसको लिख दिया। ऐसे नहीं लिखना है। देखो, हिस्ट्री की यही खास बात होती है कि इसके क्वेश्चंस को अगर आपने इनकोड करना सीख लिया और क्वेश्चन को इनकोड करने के बाद अगर उसे उत्तर में गढ़ने की कोशिश कर लिया आपने, तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। और दिक्कत तब होती है क्योंकि हिस्ट्री में क्या होता है, एक बात कह दी जाती है। जैसे हिस्ट्री में मान लीजिए ऐसा कहा जाता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आप ना यूपीएससी की तो तैयारी कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यूपीएससी की ही तैयारी कर सकते हो, आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर सकते हो। ये होता है। तो ये तो एक्सट्रीम हो गया ना। कोई दूसरा बंदा मिलेगा, वो कहेगा नहीं सर आप तो पीसीएस की भी तैयारी कर सकते हो, आप सीडीएस की भी कर सकते हो, ईपीएफओ की कर सकते हो। तो कायदे से मुझे यही कहना चाहिए कि आप यूपीएससी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हो। ये एक्सट्रीम नहीं होगा।
तो वैसा ही आप स्टेटमेंट देखा करिए। बाकी आप निश्चिंत रहिए, हम 31 मई से यानी कि कल से अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। कल से क्या, आप तो आज ही हो गया, ठीक है। तो हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जीएस के हम सभी आंसर्स को ऐसे ही पहले से फ्रेम कर दिया करेंगे, आपको इनकोड कर दिया करेंगे, ताकि आप में से जब भी बच्चे कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े, ठीक है। उम्मीद है आप हमारी बातें समझ गए। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।